सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है अम्ल, क्षार और लवण कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का जो पार्ट 2 है, इसके अभ्यास के जो प्रश्न है वो लेके आए हैं। सभी अभ्यास के प्रश्नों को हम अच्छी तरह से हल करेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हमने हल किया था। आज हम जो है एनसीईआरटी बुक जो है 10th विज्ञान जिसका पार्ट 2 है, इसके अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उन अभ्यास के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, ये अपने को बताना है। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि लाल लिटमस को जो नीला करने वाला जो होता है वो क्षार होता है। ये क्षार का गुण होता है कि वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला करता है। तो लाल लिटमस को नीला करने का जो गुण पाया जाता है वो क्षार में पाया जाता है। अब ये अपने को पता लगाना कि इसका पीएच मान कितना होता है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना है कि जो पीएच मान जो होता है वो अम्ल का 7 से छोटा होता है। यानी यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल कहलाता है, और यदि पीएच मान 7 होता है तो उदासीन कहलाता है, और यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय कहलाता है। तो अब हमारे यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास में क्या दे रखा है, 10। तो 10 क्यों आएगा, क्योंकि जो क्षार होते हैं उन क्षारों का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और ऑप्शन में हमारे पास केवल एक ही 7 से अधिक है और वो हमारे पास 10 है। इसलिए सही ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास 10 आएगा, 10 आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अंडा होता है जिसका ऊपर का जो छिलका होता है उसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कवर होता है अंडे का ऊपर का जो वाइट कलर का होता है कवर, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट पर HCl की हम क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो CO2 गैस बनती है। और ये जो CO2 गैस जब पानी में बनती है तो वो क्या कर देती है, जो रंग होता है उस रंग को क्या कर देती है, पानी के रंग को दूधिया कर देती है। तो ये CO2 के कारण से पानी का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये CO2 पानी में अघुलनशील होती है, तो वो क्या करती है, पानी के कलर को दूधिया रंग का कर देती है। तो इसकी रासायनिक क्रिया अपन लिखे मान लो तो CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी क्रिया HCl के साथ यदि हम करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, तो हमारे पास बनेगा CaCl2। ये CaCl2 है हमारे पास, ध्यान रखना, प्लस H2O पानी बनेगा, प्लस CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब HCl के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है जिसका सूत्र होता है CaCl2, प्लस पानी बनता है H2O, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी के अंदर बनती है तो पानी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही आएगा, HCl जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, पानी के रंग को दूधिया कर देती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन के से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में देखो कि 10 ml दे रखा है NaOH का विलयन और 8 ml दे रखा है HCl का विलयन। तो 10 ml NaOH क्या करता है, 8 ml HCl को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो अपने को बताना है कि 20 ml के लिए NaOH के लिए HCl उदासीन करने के लिए कितने HCl की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, हमने ऊपर लिखा हुआ है कि 10 ml
NaOH को उदासीन करने के लिए HCl की कितनी आवश्यकता हो रही है? 8 ml। 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा में लग रही है अपने को? 8 ml की। तो एक NaOH को उदासीन करने के लिए कितनी लगेगी? 8/10, एक भाग लेंगे उसका, तो 8 में 10 का भाग लगा देंगे। तो अपने को कितना उदासीन करना है? 20 ml। तो 20 ml को उदासीन करने के लिए 20 का और मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा? 8/10 इंटू 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 20 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 10 से 2 कट जाएगा, ये 2 बार 20, तो कितना बचेगा? 8 दूनी 16। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 16 ml की आवश्यकता होगी। तो ऐसे भी 10 में 8 लग रहे हैं, तो 20 में उसके डबल लगेंगे, 16 ml हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपल, कि 10 को उदासीन करने के लिए 8 ml की आवश्यकता है, तो 20 को डबल को उदासीन करने के लिए डबल की आवश्यकता होगी, 8 दूनी 16 की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच जो होती है, जो पचती नहीं है, जिसमें डकारें आती है, देखा होगा खट्टी खट्टी डकारें आती है, उसको बोलते हैं अपच, जो डाइजेस्टिव नहीं हो पाती, पच नहीं पाती है। तो पहला ऑप्शन दिया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारे बॉडी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। फिर एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, यदि शरीर में कोई दर्द हो रहा हो, हाथ पैर दर्द या कुछ भी दर्द हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? एनाल्जेसिक जो होती है दवाइयाँ, इनका उपयोग करते हैं। यदि शरीर में दर्द हो तो एनाल्जेसिक लेते हैं, और यदि कोई मान लो सूक्ष्म जीव है हमारे बॉडी के अंदर और उसके कारण से कोई परेशानी हो रही है, तो उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। फिर तीसरा हमारे पास एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल, शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक होने पर प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। तो प्रति अम्ल मतलब एसिडिटी, जिसमें बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, तो उस स्थिति में हम एंटासिड का उपयोग करते हैं, प्रति अम्ल का। और एंटीसेप्टिक का भी अपन उपयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, छोटे कीटाणु को मारने के लिए भी हम एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। तो अपच में क्या होता है? अपच मतलब जो पच नहीं पाता, एसिडिटी जिसको अपन बोलते हैं, डकारें आती, खट्टी डकारें, जिसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसा उपयोग कब करेंगे? कौन सी दवाइयों का उपयोग करते हैं? प्रति अम्ल, जो कि उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं हम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम एंटी एसिड का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो पहले अपने इसमें दे रखा है कि इसको समीकरणें दे रखी है। पहला हमारे पास दे रखा तनु HCl और दानेदार जो है उसके साथ में क्रिया करवाना जिंक की, HCl और जिंक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 दे रखा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाना? जिंक के साथ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। एक्वा से मतलब तनु, तनु मतलब पानी मिला हुआ, जली विलयन, ध्यान रखना। तनु क्यों लिखा? मतलब तनु एक्वा से जल मिला हुआ। जिंक दानेदार है, मतलब वो ठोस है, सॉलिड है, तो Zn के साथ H लिखा हो ब्रैकेट में, H का मतलब सॉलिड, ठोस। और H2SO4 के पास एक्वस लिखा हो, AQ लिखा हो, वो होता है जली विलयन, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो जब ये रासायनिक क्रिया करते हैं दोनों, कौन कौन? Zn और H2SO4, तो ये हमारे पास में बनता है ZnSO4 बनेगा, और साथ में यहाँ पर H2 गैस निकलेगी। ZnSO4 एक्वस विलयन होता है और H2 गैस हमारे पास प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सेकंड हमारे पास रासायनिक क्रिया दे रखी है। इसमें मैग्नीशियम किसके साथ रासायनिक क्रिया करता है? मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड होता है और वो HCl के साथ क्रिया करता है, तो MgCl2 बनता है। HCl भी क्या है? एक्वस है, तनु है, ध्यान रखना। और Mg क्या है? सॉलिड है, ठोस है, तो MgCl2 बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ये एक्वस होता है, जली विलयन होता है इसका भी, और H2 गैस बनती है।
तो मैग्नीशियम HCl के साथ क्रिया करके MgCl2 बनाएगा। देखो बैलेंस करने के लिए MgCl2 आएगा, क्यों? मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2HCl, ध्यान रखना, और H2 गैस निकल जाएगी। तीसरा हमारे पास दे रखा है कि एल्यूमिनियम जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, और वो सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, और वो तनु H2SO4 के साथ क्रिया करता है, जो कि एक्वस होता है, जेली विलियन होता है। तो जो बनता है हमारे पास यहाँ पर Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट होल थ्राइस इसलिए आता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है वो 3 होती है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा जाता है। ये एक्वस होता है, जेली विलियन होता है, और H2 जो होती है वो गैस निकलती है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो हमारे पास में जो बनता है वो MgCl2 बनता है और H2 बनता है। और लास्ट में हमारे पास दे रखा है कि Fe फेरस जो सॉलिड होता है वो HCl के साथ क्रिया करता है, तो फेरस क्लोराइड FeCl2 बनता है, एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ भी FeCl2 बनेगा, फेरस क्लोराइड बनता है, FeCl2 होता है फेरस क्लोराइड, और H2 गैस होती है। तो इस तरह से हमारे पास रासायनिक क्रिया संपन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इसको बैलेंस करने के लिए CaCO3 + 2HCl यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर H2O बनता है, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये रासायनिक क्रिया को संतुलित एक बार कर लेना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट + 2HCl, ये जो है CaCl2 बनाती है, और H2 बनता है और CO2 बनता है। हमने इसमें 2 नहीं लिखा था, 2 इसको ऐड कर लेना, प्लस कर लेना, क्योंकि रासायनिक क्रिया को बैलेंस करना पड़ता है, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ जो होता है परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2HCl होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में 2HCl लिखना। उसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर जो है 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। हमने पढ़ रखा है कि एल्कोहल मतलब OH, ग्लूकोज में भी OH होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसको अपने को बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि एल्कोहल, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन हम लेंगे, और एक कार्क पर 2 कीले लगाकर, 2 कार्क ले लेंगे, उसके ऊपर कीले हम लगा देंगे। कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। उस कार्क को क्या करना है, 100 ml का एक बीकर लेना, उसके अंदर रख देना है। अब कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। क्या करना अपने को, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लेना है। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख देना है। और अब क्या करेंगे हम, अब कीलो को 6 वोल्ट की दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब या स्विच के माध्यम से हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराया जाता है। एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये H आयन नहीं बनाते हैं। सीधी बात है, ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन सभी में होता है, परंतु जो हमारे पास ग्लूकोज और एल्कोहल होते हैं वो H+ आयन प्रदान नहीं करते हैं, यानी इनका जो व्यवहार होता है वो अम्ल की तरह नहीं होता है। हाइड्रोजन होते हैं उसके अंदर, परंतु वो H+ आयन नहीं उत्पन्न करते हैं। ये जल में ही H+ आयन उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो HCl, तनु HCl है या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं, और H+ आयन उत्पन्न होने के कारण से उनका व्यवहार अम्ल की तरह होता है। परंतु ग्लूकोज और एल्कोहल में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार अम्ल की तरह नहीं होगा। 7वां क्वेश्चन हमारे पास, आश्वित जल मतलब शुद्ध जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। अपने को बताना है कि जो डिस्टिल वाटर होता है, आश्वित जल मतलब डिस्टिल वाटर, शुद्ध जल होता है,
इसलिए उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी कह सकते हैं कि अम्ल की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जब वो शुद्ध होगा तो न्यूट्रल होगा, उसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होंगे। जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें थोड़े मात्रा में अम्ल विद्यमान होते हैं। जब बारिश होती है तो उसमें एसिड रेन होती है, उसके कारण से कुछ उसमें अम्ल विद्यमान होते हैं, जो कि वायु की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर इसको क्या बना देती है? अम्ल बना देती है, जिसको एसिड रेन बोलते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध जो जल होता है उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आयन उपस्थित नहीं होते। क्यों नहीं आयन उपस्थित होते हैं? क्योंकि वो शुद्ध होता है, उसमें अम्ल की मात्रा नहीं होती है। लेकिन जब बारिश का पानी होता है तो बारिश का पानी क्या करता है कि जो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर होती है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है, जो क्या होती है? अम्ल होते हैं। और अम्लीय होने के कारण से इसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से जो वर्षा का जल होता है वो चालित होता है, यानी उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसमें क्या लिखना है कि जो वर्षा का जो पानी होता है वो उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। जब ऊपर से गिरता है तो नाइट्रोजन है या कार्बन है, सल्फर है, उसके साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्ल जैसी होती है। और अम्ल होने के कारण से उसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं, और H+ आयन उत्पन्न होंगे तो ही धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। और शुद्ध जल में क्या होता है कि कोई आयन उपस्थित नहीं होते, न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होते हैं, और H+ आयन उपस्थित नहीं होंगे तो स्वाभाविक धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी अम्ल का व्यवहार यदि जल में होगा तो ये H+ आयन उत्पन्न होगा, और यदि H+ आयन उत्पन्न नहीं हो रहे, यानी जल में विलयन नहीं बन रहा है, तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होंगे। तो अम्ल कब बनता है? जब कोई जल में H+ आयन उत्पन्न करता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो होता है अम्लीय व्यवहार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अम्ल से अलग होते हैं, और यदि जल नहीं मिलाया तो H+ आयन अलग नहीं होते हैं। इसलिए जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 5 विलयन ABCD दे रखे हैं हमारे पास। सार्वत्रिक सूचकांक की जांच की जाती है तो pH के मान 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन होगा बताना अपने को, और कौन सा प्रबल क्षारीय होगा, और हमारे पास में प्रबल अम्लीय होगा, दुर्बल होगा और दुर्बल क्षारीय होगा। 5 चीज़ें अपने को दे रखी है। तो एक बच्चों ध्यान रखना है कि अम्ल जो होता है जिसका pH मान 7 से छोटा होता है वो अम्ल होता है, और जैसे जैसे मान बढ़ते जाएंगे उसकी अम्लता कम हो जाती है। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा? प्रबल यदि पूछते हैं तो जिसका pH मान 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, वो सबसे प्रबल। और दुर्बल कौन सा होगा? 6 नंबर वाला अम्ल की बात करते हैं तो दुर्बल आएगा 6 नंबर पर। 7 नंबर पर उदासीन। उदासीन कब होता है? जब pH मान कितना हो? 7। तो ये प्रबल अम्ल 1, दुर्बल अम्ल 6। मतलब जैसे जैसे 1 से हम 6 की ओर जाते हैं तो जो अम्ल जो होती है उसकी प्रकृति दुर्बल होती जाती है, और जैसे जैसे अपन 7 तक पहुंच जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 1 से 6 तक अम्ल जो होता है उसकी प्रकृति दुर्बल होती जाती है। तो 1 वाला सबसे प्रबल, फिर उसके बाद 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, तो उसकी दुर्बल प्रकृति होती जाती है अम्ल की। और 7 पे क्या हो जाता है? वो उदासीन हो जाता है। उसके बाद प्रकृति आती है क्षारीय, जिसका मान 7 से अधिक होता है। pH का मान 7 से यदि ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7, तो वो प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय में क्या होगा?
क्षारीय प्रकृति में क्या होगा कि 7 से ज़्यादा मतलब 8 दुर्बल क्षार होगा। ये दुर्बल क्षार होता है 8 वाला, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे जैसे 8, 9, 10 बढ़ते जाएगा वो प्रबलता बढ़ती जाएगी, यानी क्षार की प्रबलता नीचे की ओर बढ़ती है और अम्ल की प्रबलता नीचे जाते तो 1 से 8 तक, 7, 6 तक जाते तो घटती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्रबलता किसकी ज़्यादा होगी। तो बच्चों उदासीन होगा तो पीएच मान कितना होगा 7, तो ये उदासीन होगा तो इसका पीएच मान 7 हो गया। प्रबल क्षारीय है तो प्रबल क्षारीय कब होगा, जब उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अधिक में कितना, सबसे अधिक क्या दे रखा है इसमें पीएच मान प्रबल क्षारीय के लिए 11 दे रखा है। देखो पीएच मान 11 दे रखा है तो वो प्रबल क्षारीय होगा। सबसे ज़्यादा पीएच मान जिसका होता है वो प्रबल क्षारीय होता है। तो पहला हमारे पास दे रखा है उदासीन, तो उदासीन के लिए तो 7 हो गया। प्रबल क्षारीय में पीएच मान 11 दे रखा तो इसका मान 11 हो जाएगा। फिर दे रखा प्रबल अम्ल, अब सबसे कम किसका दे रखा है 1, तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, 1 वाला होगा पीएच मान जिसका। फिर उसके बाद हमारे पास दे रखा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, जो पीएच मान जो होता है जिसका क्या होता है बढ़ता जाता है, मतलब नीचे की ओर आते हैं। तो दुर्बल अम्ल में कौन सा हो जाएगा इसमें 4, क्योंकि 1 सबसे प्रबल है, उसके बाद दूसरा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दुर्बल होता जाएगा। और दुर्बल क्षार कौन सा होगा, मतलब क्षार में दुर्बल कौन सा होता है 8 सबसे दुर्बल, उसके बाद 9, तो यहाँ पे 9 दे रखा है तो 9 जो होगा वो दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी का हम क्या कर सकते हैं जो है पता लगा लेंगे कि किसका मान कितना है 9 दुर्बल क्षार। अब इसके आधार पे हम जो है पता लगाएंगे कि सबसे पहले कौन है। तो यहाँ देखो बी सबसे पहले आ रहा है और इसमें पीएच एच आयनों की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पीएच उसी प्रकार से घटता जाता है। सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या हो जाएगा घटता जाएगा। ये हमने पूरा डिवाइड कर रखा है सभी को, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सी का मान छोटा होगा ई से, देखो सी का मान जो है छोटा है ई से, पहले 11 आएगा फिर 9 आएगा फिर डी आएगा, डी मतलब 7 आएगा, उदासीन 7 आएगा। फिर हमारे पास में 7 के बाद 4 आएगा ए, फिर आएगा हमारे पास बी में क्या आएगा दुर्बल अम्ल आएगा। तो इस तरह से इसका ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि अम्ल कौन सा होता है, प्रबल अम्ल कौन सा होता है जो स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, और उदासीन कौन सा होता है 7 वाला, और क्षार कौन सा होता है 8, 9, 10 से 14 तक, ये क्षार कहलाते हैं। लेकिन इनका क्रम अपने को ध्यान रखना है। तो 1 से लगाकर 6, जैसे जैसे अपन 1 से 6 की ओर आएंगे अम्ल की प्रबलता कम होती जाएगी। मतलब 1 वाला सबसे प्रबल अम्ल, उसके बाद उससे 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, तो ये प्रबलता धीरे धीरे क्या होती है कम होती जाती है। 7 वाला उदासीन, 8 वाला दुर्बल क्षार, 9 वाला उससे दुर्बल, उससे थोड़ा प्रबल, फिर प्रबल, फिर प्रबल। इस प्रकार से क्षारीयता क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। और सबसे ज़्यादा क्षार आखिरी वाला आएगा प्रबल क्षार, कौन सा जो बाद में होगा, जैसे 11 नंबर का है, 11 नंबर सबसे आखिरी में आ रहा तो ये प्रबल क्षार का गुण प्रदर्शित करेगा। अब 1 नंबर सबसे पहले आ रहा तो प्रबल अम्ल होगा, ध्यान रखना। 7 नंबर आ रहा तो उदासीन होगा, 9 नंबर आ रहा तो 8 के बाद आ रहा है दुर्बल होगा, और 4 नंबर आ रहा तो दुर्बल अम्ल होगा, क्योंकि 1 का प्रबल है फिर उससे कम फिर उससे कम। तो इस तरह से हम इसका सीक्वेंस हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि परक नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परक नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है और परक नली बी में एसिटिक अम्ल डालना है। तो किस परक में अधिक बुदबुदाहट के साथ क्रिया होगी ये अपने को बताना, और क्यों। देखो बच्चों, HCl प्रबल अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है। इनका ध्यान रखना है
कि परख नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्रबल होता है HCl, और एसिटिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल होता है। तो प्रबल होगी तो स्वाभाविक की क्रिया भी तेज गति से होगी, और तेज गति से होगी तो बुदबुदाहट भी तेज होगी उसमें। इसलिए जो है HCl में बुदबुदाहट अधिक होगी, और जो है क्या नाम, उसमें बुदबुदाहट कम होगी। 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि ताज़े दूध के pH मान 6 होता है। ताज़े दूध का जो pH मान होता है वो 6 होता है। यदि दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? मान लो हमारे पास ताज़ा दूध है और दूध से वो दही बन जाता है, तो pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो बच्चों ध्यान रखना कि ताज़ा दूध का जो pH मान होता है वो 6 होता है। जो दूध होता है उसका pH मान क्या होता है? 6 होता है। अब 6 से ये जब दूध से दही बनता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनेगा मतलब अम्ल आ जाएगा। तो अम्ल कब बनता है? जब pH मान कम होता है। ध्यान रखना, क्योंकि 7 पे तो उदासीन होता है, 7 से 6 पे जाएंगे, वो थोड़ा सा प्रकृति अम्ल की होती है। लेकिन और कम, और यदि लैक्टिक अम्ल बन गया, खट्टा बन गया, तो क्या होगा? pH का मान और कम हो जाएगा। तो इसका जो pH मान होगा वो 6 से कम होगा। और यदि खट्टा बनेगा तो और pH मान कम होता है, क्योंकि प्रबल होता जाता है। जैसे जैसे pH मान कम होता जाएगा उसका अम्ल का मान बढ़ता जाएगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना। तो इस तरह से यदि हम कह सकते हैं कि यदि दूध है उसका pH मान 6 है, और यदि वो दही बन जाता है तो pH मान कम हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाता है, और एसिड का pH मान क्या होता है? कम होता है, 7 से कम होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़े दूध के pH मान से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? सेकंड दे रखा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ये दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि जो ताज़ा दूध होता है का pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो दूध को क्या कर देते हैं? अम्ल बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे वह लंबे समय तक दूध जो होता है खट्टा नहीं हो पाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, दूध में कुछ यदि हम ताज़े दूध में यदि कोई क्षार मिला देते हैं थोड़ा सा, तो उसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है, जो बैसिलस जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जिसका नाम नहीं, दूध में पाया जाता है, ये अम्ल बना देता है, जल्दी ही उसको अम्लीय प्रकृति में बदल देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? थोड़ा सा बेकिंग सोडा यदि मिला देते हैं तो उसकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है, तो और दूध जो है वो अधिक समय तक क्षारीय बना रहता है और लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। इसलिए दूध में क्या करते हैं? थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यदि मिला देते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो अम्ल होता है, जो दूध को अम्लीय बना देता है, उसका मात्रा कम हो जाती है, जीवाणु खत्म हो जाते हैं और वो लंबे समय तक जो है खट्टा दूध को नहीं होने देते हैं। सेकंड में दे रखा है कि दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? बच्चों देख, अभी हमने पढ़ा है कि भाई उसमें यदि सोडा मिला देंगे तो उस प्रकृति उसकी क्षारीय टाइप हो जाएगी। लैक्टिक अम्ल ताज़े दूध को मिलाकर क्या बना देगा? क्षारीय में पहले उदासीन करेगा, उसके बाद फिर वो अम्ल बनाएगा, तो वो अम्ल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके कारण जो है दही बनता है। देखो दही कब बनेगा? जब उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और अम्लीय कब बनेगा? क्योंकि उसमें हमने क्षार मिला रखा। क्या मिला है? क्षार। उसमें सोडा मिला दिया। सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। अब वो पहले क्षार से क्या बनेगा? पहले उदासीन बनेगा और उदासीन के बाद फिर अम्ल बनता है, तो उसको अम्ल बनने में कुछ टाइम लगता है। इसलिए अब क्षार यदि मिला देते हैं तो जो दूध होता है उसको पहले उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है, और उदासीन होने के बाद फिर क्या करता है? वो अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण से दूध खट्टा होने में कुछ या दही बनने में कुछ समय लग सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो पेरिस में पाया जाता है अधिकांश मात्रा में, जो
बर्तन जो होते हैं उसमें अपन आर्द्ररोधी बर्तनों में रखना चाहिए, क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है। देखो, जो जिप्सम जो होता है वो कठोर पदार्थ होता है। जल को यदि ये क्या नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस अवशोषित कर लेता है तो जिप्सम बनता है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डियों पे लेप करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, हड्डियाँ जोड़ने के लिए जिसका अपन उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो उसको थोड़ा सा यदि पानी यदि मिल जाता है तो क्या बना लेती है, जिप्सम बना लेती है, कठोर पदार्थ बना लेती है, कठोर हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो गुण होता है जमने में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, उसमें आर्द्ररोधी बर्तनों में उसको रखते हैं। जिप्सम बनाती हो कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या आर्द्रता की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उदासीकरण क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। देखो, उदासीनीकरण में क्या होता है कि जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में यदि क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनाते हैं, तो ये जो क्रिया होती है वो उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। इसका उदाहरण अपन दे सकते हैं कि जैसे मान लो HCl है, HCl है, मान लो कि NaOH के साथ क्रिया करते हैं, एक अम्ल ले लो एक क्षार ले लो, NaOH के साथ यदि क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और पानी बना देगा। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होता है, प्लस H2O पानी बन जाएगा, पानी बनेगा। तो क्या बनेगा इसमें, एक तो लवण बनेगा, लवण मतलब NaCl और पानी मतलब H2O। तो HCl क्या है, अम्ल, HCl क्या है, अम्ल, और NaOH क्या है, क्षार। तो जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे कहीं पे भी तो लवण बनेगा, मतलब NaCl बनेगा और पानी बनता है। तो ध्यान रखना, तो जब भी अम्ल और क्षार ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्रिया कहलाती उदासीनीकरण। और इस उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और वो क्या करते हैं, उदासीन हो जाते हैं और लवण और पानी बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण में क्या होगा कि अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और पानी बनाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है। HCl अम्ल और NaOH क्षार, ये दोनों मिलकर लवण मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O, NaCl मतलब खाने का नमक कहलाता है और H2O मतलब पानी कहलाता है। तो लवण भी बन गया NaCl और पानी भी बन जाता है और ये क्रिया उदासीनीकरण की कहलाती है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताना अपने को। धोने का सोडा मतलब जिससे कपड़े हम धोते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, उसके अपने को उपयोग बताना। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं धोने के सोडे को, कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में किया जाता है। ध्यान रखना, जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका उपयोग अपन कांच उद्योग में भी करते हैं, साबुन उद्योग में भी करते हैं और कागज़ उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। सेकंड इसमें दे रखा कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। जो बोरेक्स होता है जिसका उपयोग हम सोडियम यौगिक के उत्पाद बनाने में भी हम करते हैं। तो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ उद्योग में इसका उपयोग करते हैं और दूसरा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम जानते हैं कि घर के अंदर साफ़ सफाई के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसके तीन उपयोग यहाँ दे रखे हैं। पहला उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में, दूसरा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में, और तीसरा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है वो घर के अंदर साफ़ सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये धावन सोडे का उपयोग हमारे पास पता होना चाहिए, जिसको सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक नाम होता है। और इसके साथ में इसमें जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि कठोर जल होता है जिससे कपड़े साफ नहीं होते तो ये साबुन यदि मिला देते हैं तो जल की कठोरता क्या होती है, दूर हो जाती है, मृदु हो जाता है। तो जल की कठोरता को भी दूर सोडियम कार्बोनेट से हम करते हैं। दूसरा हमारे पास बेकिंग सोडा होता है जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो हम देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो उपयोग होता है खाने की चीज़ों जैसे मान लो स्पंजी है, टोस्ट है या ब्रेड है, खस्ता है
इसके बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। जहाँ किसी चीज़ को मुलायम बनाना हो, सॉफ्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं सॉफ्ट करने के लिए। दूसरा इसमें दे रखा है कि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो होता है पेट की अम्लता को अधिकता को कम कर देता है या उदासीन राहत पहुंचाने में भी सहायक होता है। ये क्षारीय गुण पाया जाता है। बेकिंग जो सोडा होता है इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, मतलब इसमें प्रकृति क्षारीय होती है। तो यदि अपने मान लो एसिडिटी है तो उसमें अपन क्या करते हैं, बेकिंग सोडे का उपयोग करके उस एसिड की मात्रा को हम कम कर सकते हैं, मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीसरा हमारे पास दिया है कि कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता को पचाने के लिए भी किया जाता है। यदि खाना पचता नहीं है ना, तो अपन क्या करते हैं, बेकिंग सोडा घोल के पी लेते हैं। इनो जो पाउडर होता है उसमें इसकी सहायता से अपन इसको हम आसानी से पचा सकते हैं। अगला दे रखा है कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है, हमारे को पता होना चाहिए। सबसे पहला उपयोग इसमें दे रखा है कि चीज़ों को मुलायम करने में, स्पंजी करने में या खस्ता बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और बेकिंग सोडा में जो होता है क्षारीय प्रकृति होती है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और इसमें उदासीन करने की राहत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अम्ल में यदि हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। और खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और सोडा अम्ल जो होता है उसका उपयोग हम अग्निशामक में भी करते हैं। तो ये वीडियो हमारे पास में था अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।